हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज यहाँ से व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपके कुछ सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया है, किस शहर में स्थित है? देखिए, ये अभी रिसेंटली शुरू किया गया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ये पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी वैदिक घड़ी है जो एक बिल्कुल जो टाइम की सबसे छोटी इकाई है वो उसको भी दर्शाता है। उसके अलावा और कई चीजें जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है वो चीजें भी इसमें दिखाता है ये। लेकिन जिस दिन इसका उद्घाटन होना था, जिस दिन ये ऐप लॉन्च होनी थी, इसकी एक ऐप भी है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप। ये जब लॉन्च होना था उस दिन ये हैक कर लिया गया था किसी हैकर्स के थ्रू, जो साइबर अटैक हुआ इस पे। उसकी कंप्लेंट भी बाद में ठीक हुआ, लेकिन ये स्लो हो गया था उस टाइम पे, इसको हैक कर लिया गया था। ये किस शहर में स्थित है? ये उज्जैन में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो भारतीय जो पंचांग है पारंपरिक, उसका यूज करते हुए समय को प्रदर्शित करती है। जो स्टार हैं, ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या मुहूर्त, पंचांग, ज्योतिष, इस तरीके की जो IST, GMT, ये सब चीजें इसको देख के ही ये यूनिक बनाया गया था। और यहां से पूरी दुनिया का टाइम का एक जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था वो पूरे वर्ल्ड के लिए था। ए इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड एक बौद्ध सर्किट विकसित कर रहा है। ये कहां पे कर रहा है? मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, जो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड है, एक बौद्ध सर्किट विकसित कर रहा है। देखिए, बौद्ध ये काफी इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो गौतम बुद्ध थे, इससे रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में स्पेशली जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें, या जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें, तो आप जरूर पढ़िएगा इनसे रिलेटेड, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध से। और इनको है जो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें से 8वां अवतार भी माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। इनका जो बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ के रूप में इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में, जो कपिल वस्तु के निकट वहां पे। और क्योंकि इनके पिता थे वो कपिल वस्तु के निर्वाचित शासक थे, शाक्य के मुखिया थे, इनकी माताजी कौशल वंश की राजकुमारी थी। और कई चीजें पूछ ली जाती है इनसे रिलेटेड है, जो इनके समकालीन व्यक्ति कौन थे, जैसे वर्धमान महावीर है, बिंबिसार, अजात शत्रु, या फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया है, सारनाथ में प्रथम उपदेश प्राप्त हुआ था, वैशाली में इनको अंतिम उपदेश प्राप्त हुआ था। और इनका जो मृत्यु है 487 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए थे और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको संक्षिप्त में एक इनके बारे में बताया ताकि आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रहे, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ये बौद्ध सर्किट मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड कहाँ विकसित कर रहा है? ये सांची में कर रहा है। सांची में कर रहा है। और यहां से जो स्टेट के जहां भी मध्य प्रदेश में जितने भी बौद्ध स्थल हैं उनको यहां से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो इंपॉर्टेंट 2 सेंटर हैं, बोध गया और सारनाथ, इनको भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एक और यहां इसी से मिलती जुलती है जो स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन स्कीम है, स्वदेश दर्शन योजना। इसके तहत जो MP टूरिज्म बोर्ड है, इसने सांची, मंदसौर, धार, सतना, या फिर जैसे रीवा है, सोनारी है, या फिर ग्यारसपुर है, ये कुछ स्थल इनको विकसित करने के लिए लगभग 70-75 करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा,
सांची। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पहले शहरी संग्रहालय सिटी म्यूजियम की स्थापना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी रिसेंटली कहां पे ये सिटी म्यूजियम की स्थापना को मंजूरी दी है, नया सिटी म्यूजियम कहां पे बनने जा रहा है, तो ये रिसेंटली इसका मंजूरी दी गई है भोपाल में। भोपाल में इसकी मंजूरी दी गई है। और देखिए, मोती महल के जो लेफ्ट विंग है उसमें भोपाल सिटी संग्रहालय है, वहां इसकी स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड मोती महल के जो बाई विंग है, उसका लेफ्ट विंग है, उसमें भोपाल सिटी संग्रहालय की स्थापना करेगा। मोती महल का भी आप पढ़ लीजिएगा, भोपाल में ही है। कई बार पूछ लिया जाता है, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कह सकते हैं। और ये जो बनाया जा रहा है क्या, सिटी म्यूजियम, ये किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में प्रदेश की जैसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं, जैसे गोंड है, भील, बैगा, कोरुक, बारिया, सैरिया, कोली, इनके अलग अलग 7 हाउसेज भी बनाए जा रहे हैं। ये 7 ट्राइब्स के 7 हाउस बनाए जा रहे हैं, ताकि जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए मिथक है या जो मान्यताएं हैं उनको बताया जाए, या उन मिथक है उनको खत्म किया जाए। जो कई अफवाहें हैं, झूठी मिथक कहानियां हैं, उनको और सच्चाई है वो इनमें दिखाई जाएगी। सॉरी। जैसे भोपाल की बात चल रही थी, मोती महल की बात चल रही थी, तो मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? कई बार पूछा जाता है मोती महल। मोती महल है, मोती महल का निर्माण जो मंडला के गोंड राजा थे हृदय शाह, उन्होंने करवाया था 1651 से और 1667 के बीच में। ये मंडला के गोंड राजा थे हृदय शाह, इन्होंने करवाया था। ये एक तरीके से भूल भुलैया, गुप्त सुरंग इनसे भरा हुआ है और मुगल वास्तुकला से बना हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अभी रिसेंटली चर्चा में रहा है ये अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये कौन से राज्य में है? ये तेलंगाना में है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया में कितने लेपर्ड्स हैं, कितने तेंदुए हैं, उनकी क्या स्टेटस रिपोर्ट है, वो अभी रिलीज हुई है। जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, इनकी रिपोर्ट आती रहती है। तो अभी रिसेंटली तेंदुओं की स्थिति के बारे में ये रिपोर्ट आई है, और इसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखी गई है, ये तेलंगाना का जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है, इसमें तेंदुए की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। और ये भारत के जो सबसे बड़े टाइगर रिजर्व कहें उनमें से एक है। और एक मूल रूप से जो आपने पढ़ा होगा नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, उसी का हिस्सा है ये अमराबाद टाइगर रिजर्व। विभाजन हुआ है आंध्रा हैदराबाद का, उसके बाद से ये अलग हो गया, वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अलग है, लेकिन ये पार्ट उसी का ही है। जो कृष्णा रिवर है, श्रीशैलम बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, उसी का पार्ट है। यार्च मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश द्वारा विकसित एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, अभी रिसेंटली RS-24 यार्स, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल है। ये टेंशन इसीलिए हो रही है कई कंट्रीज को कि ये परमाणु मिसाइल है, और इसकी जो रेंज है, एक तो इसकी जो ये यार्स है एक थर्मोन्यूक्लियर है, और इसकी जो बताया जा रहा है वो रेंज है लगभग 11 से 12 हजार किलोमीटर की रेंज है इसकी। अब इतनी तो बताई जा रही है, तो जो ये डिफेंस वगैरह के फील्ड में होता है, जितना होता है उससे कम ही बताया जाता है। तो हो सकता है इसकी 15,000 तक हो, लेकिन 12,000 की रेंज में भी लगभग सब कवर हो जाते हैं। तो
और इससे भी ज्यादा दूरी का होगा उसको भेदने में सक्षम है। ये रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है, रूस का है ये यार्स RS-24 यार्स मिसाइल। इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है इस टाइम। कई खूबियां हैं इसकी। विश्व आर्थिक मंच 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 है उसका थीम क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है अभी। और चर्चा में क्यों है ये? और भी रिसेंटली जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी वैष्णव, ये 3 मंत्रियों ने, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ये 54वां हुआ है 54th सेशन समिट, इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसका जो थीम रहा है ये रहा है विश्वास पुनर्निर्माण, ट्रस्ट रीबिल्ड कह सकते हैं, रीबिल्ड ट्रस्ट, विश्वास पुनर्निर्माण, ये इसका थीम था। कहते हैं ना ट्रस्ट रीबिल्ड, या इस तरीके से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केंद्र स्थापित करने के लिए कौन से भारतीय राज्य ने विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? तो ये अभी रिसेंटली ये MOU साइन हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कर्नाटका की गवर्नमेंट के बीच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केंद्र स्थापित करने के लिए। पार्कर सोलर प्रोब किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? पार्कर सोलर प्रोब ये सौर जो पवन ऊर्जावान जो कण है उनका एक कह सकते हैं प्रवाह है, जो सूर्य का जो कोरोना उसका जो आसपास का जो हॉट एटमॉस्फेयर है, गर्म वातावरण है, उसको बाहरी क्षेत्र से जो उत्पन्न होता है और जो अर्थ की तरफ ट्रेवल करता है, उससे बारे में है, उसके अध्ययन करने के लिए है ये पार्कर सोलर प्रोब। जो पृथ्वी की ओर ट्रेवल कर रहे हैं सूर्य का जो किरणें, उनका स्टडी करने के लिए है ये, नासा का है पार्कर सोलर प्रोब। और इसका जो डेटा इकट्ठा हुआ है उससे सौर जो हवा है या उसका जो सोर्स है उसका पता चलता है। किस वंश के शासकों ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया? किस वंश के शासकों ने करवाया है? देखिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडाइवल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब आपको करवाया जा चुका है। चैनल पे सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप जाके देखिए। रिवीजन के भी 7 वीडियो चैनल पे अवेलेबल है और अभी जल्दी ही होपफुली 1 या 2 तारीख से वापस रिवीजन करवाएंगे। तो ये 7 वीडियोज है, लेकिन इनमें काफी टॉपिक है, आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से 100% आएंगे एग्जाम में। और बाकी के जो बच्चे हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, लेकिन जब तक आप इनको देख लीजिए ताकि रिवीजन करने में आसानी रहेगी। प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं, करवाते रहेंगे और थोड़ा सा फास्ट कर देंगे इसको। अभी किस वंश के शासकों ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया? तो कौन से वंश के ने करवाया है? ये 9th सेंचुरी के 9वीं शताब्दी के आसपास खजुराहो के ये काफी वर्ल्ड फेमस मंदिर है, इनका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। आपने सुना होगा कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, ये सब ये वर्ल्ड फेमस खजुराहो के मंदिरों में ही आते हैं। चंदेल राजाओं ने करवाया था। देखिए, इस क्वेश्चन से एक चीज ध्यान में आई है, आपको आजकल 99, 49, 99, 199, 299 ऐसे कई ग्रुप हैं जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली क्या है कि किसी ने ज्वाइन किया था बच्चे ने, तो उसने यूट्यूब पे हमारे ये कोई वीडियोस देख कर उसने कहा कि ये सारे क्वेश्चन तो आपके उसमें टेस्ट सीरीज करवा रहा है कोई ऐप में, उसमें करवाए जा रहे हैं। हमने चेक किया वहां पे तो पता चला कि उसने हमारे यहाँ ज्वाइन कर रखा है, क्वेश्चन हमारे यहाँ से जो हम
सेंड करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट में या पीडीएफ में, उन्हीं को वो करवा रहे हैं। हमने ऑब्जेक्शन किया उसके बाद, हालांकि उसने बंद कर दिया, लेकिन अब क्या, अब उनकी वही दुकान जो मैं पहले कह रहा था कि वही पुराने क्वेश्चन रिपीट रिपीट रिपीट, कोई नए क्वेश्चन नहीं मिलते हैं उसमें। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इस तरीके के कर रहे हैं वो आपको मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम का, स्टेट पीएससी के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, पटवारी के भी करवा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम तो पहली बार हो रहा है, तो उनके पास कोई ना उनको इस तरीके का पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या लेवल रहता है, लेकिन इस तरीके से करवा रहे हैं। तो आप बच के रहिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। सिंपल सा है, कोई 99 में टेस्ट सीरीज मेहनत करके कैसे करवा सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नए बनाने पड़ते हैं और ट्रेंड के हिसाब से बनाने पड़ते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम का लेवल क्या है, और जो ये पीएससी है इसमें किस तरीके के क्वेश्चनों का एग्जाम में क्या वेटेज रहता है, ये सब चीजें देख कर बनाना पड़ता है। और हम तो पर्टिकुलर वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द उल्लास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये अभी रिसेंटली इसका जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था दिल्ली में। ये शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आयोजित किया था उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये संबंधित है न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से। उत्तर क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया, जिसकी राजधानी कौन सी थी? जो उत्तर क्षेत्र थे, उत्तरी क्षेत्र थे, या यूं कहें उत्तरी रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। उत्तर क्षेत्र या उत्तरी जो रियासतें थी, इनको मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? ये रीवा इसकी राजधानी थी। वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलरिटी बनी रहेगी। बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? बालाघाट में ये किला है लांजी का किला, ये कौन से राजवंश से संबंधित है? लांजी का किला है फोर्ट ऑफ लांजी, ये बालाघाट में एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्थल है और इस किले का निर्माण करवाया था गोंड राजवंश के जो शासक थे उन्होंने। इस किले में एक प्राचीन मंदिर भी है अंदर, इस किले के अंदर, जिसमें कई देवताओं की मूर्तियां हैं, और ये किला अपने आप में चारों तरफ एक सिक्योरिटी वैली कहें या सुरक्षा खाई जैसा है, उससे घिरा हुआ है। इसको गोंड राजवंश के शासकों ने बनवाया था। उस राजा का नाम बताएं जिसने पन्ना शहर की स्थापना की थी। तो पन्ना शहर की स्थापना किसने की थी? ये पन्ना शहर की जो स्थापना की थी, इसके टाइम पे हुई थी इसमें कहीं ना कहीं कोई ह्यूमन एरर रहा है ऐसा लगता है ये, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये इसके है नहीं, कोई एरर रहा है टाइपिंग वगैरह में, तो इसको सही कर दिया जाएगा। लेकिन जो पन्ना शहर है इसकी स्थापना हुई थी मूल रूप से, तो क्या है, ये जो 13वीं सेंचुरी है, 13वीं शताब्दी में एक गोंड बस्ती हुआ करती थी। ये गोंड बस्ती थी, और पन्ना को जो महाराजा छत्रसाल बुंदेला थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, छत्रसाल बुंदेला ने। और पन्ना ये 1949 तक, 1949 तक ये विंध्य प्रदेश का हिस्सा था। जैसा अभी हम बात कर रहे थे ऊपर विंध्य प्रदेश का गोंड शासक का, तो ये विंध्य प्रदेश का हिस्सा था। बाद में इसको नवंबर 1 1956 को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था, छत्रसाल बुंदेला। ये करेक्शन कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ स्थित है? बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये संगमरमर के पहाड़ हैं और ये जबलपुर में स्थित है।
जबलपुर, बंदरकूदनी, भेड़ाघाट, धुआंधार वाटरफॉल, ये सभी जबलपुर में है। कपिलधारा झरना कहाँ स्थित है? कपिलधारा वाटरफॉल ये कहाँ पे लोकेटेड है? अमरकंटक में है कपिलधारा वाटरफॉल, ये नर्मदा रिवर पे है। अगर नदी पूछा जाता है आपसे तो नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। और आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी पर बना पहला वाटरफॉल कौन सा है, तो नर्मदा रिवर पे बना हुआ पहला जो वाटरफॉल है वो कपिलधारा वाटरफॉल या कपिलधारा ये जलप्रपात है। और इसका नाम है जो ऋषि कपिल मुनि के नाम पे रखा गया है। और ये क्यों रखा है ये डिटेल में करवाया जा चुका है आपको। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम जिला कौन सा है, या शॉर्ट में कहें तो सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मध्य प्रदेश का? ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। आपसे पूछा जाए वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ये आपको मैप देखना पड़ेगा। और मैप उम्मीद है क्योंकि जिस दिन हमने तैयारी शुरू करवाई थी उस दिन सबसे पहला रिक्वेस्ट आपसे यही था कि कुछ नहीं तो कम से कम रोज 5 मिनट मैप को तो देखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी है ये सिंगरौली है, जो सबसे पश्चिमी है ये अलीराजपुर है। अगर उत्तरी की बात करें तो यहाँ पे मोरेना है, मुरैना, और दक्षिणी है बुरहानपुर है। बुरहानपुर इधर महाराष्ट्र आ जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है आपसे, यहाँ पे ये झाबुआ है। अलीराजपुर एक्चुअली झाबुआ से ही अलग होके बनाया है शायद 2008 के आसपास। और ये इधर गुजरात है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जो राजस्थान और गुजरात से बॉर्डर से शेयर करता है, सीमा साझा करता है, तो किस जिले की सीमा लगती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुजरात और राजस्थान से जो सीमा लगती है वो झाबुआ जिले की लगती है। गुजरात और महाराष्ट्र से जो सीमा लगती है वो अलीराजपुर जिले की लगती है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, झाबुआ और अलीराजपुर दोनों की गुजरात से लगती है, और झाबुआ की राजस्थान से भी लगती है, अलीराजपुर की महाराष्ट्र से भी लगती है। सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है। और देखते हैं इसका मैप अगर मिल जाए तो। मैप देख लीजिएगा, नया पुराना कोई सा भी कुछ, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुए हैं। तो देखिए आप, सिंगरौली यहाँ पे है, अलीराजपुर यहाँ पे है, बुरहानपुर यहाँ पे है, और ये ऊपर देखेंगे आप, ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर ये यहाँ पे है। इस तरीके से मैप में देख के जरूर पढ़िएगा, तो सबसे पूर्वी जिला आपको कंफर्म हो गया होगा। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए इसी मैप की हेल्प ले लेते हैं। इसमें खैर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो मेंशन नहीं है, लेकिन हमसे पूछा गया है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा है। कर्क रेखा ये इधर से गुजरती है, यहां से, और लगभग जो कर्क रेखा से निकलते हैं, जैसे भोपाल होके निकलती है कर्क रेखा, या फिर रतलाम से कर्क रेखा निकलती है। और बात करें तो इंदौर है, यहां से भी कर्क रेखा निकलती है। इस तरीके से गुजरती है कर्क रेखा। और ये जो रीवा है ये कर्क रेखा के ऊपर आते हैं ये जिले। तो आप इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा, इसका मैप मध्य प्रदेश का जरूर पढ़िएगा। और कौन से कर्क रेखा के नीचे आ रहे हैं जिले सदर्न साइड में, कौन से कर्क रेखा के ऊपर है, इसका एक टेबल बना लीजिए। अदरवाइज रिवीजन में तो हम इसको करवा ही देंगे आपको, लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये तीनों है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। और
रीवा कर्क रेखा के ऊपर है, नॉर्थ में है, उत्तर में है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो क्या करता है? सूचना का डेटा आदान प्रदान करता है, डेटा को स्टोर करता है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको टाइप करना, ईमेल करना, भेजना, गेम खेलना, वेब ब्राउज करना, इस तरीके के काम कंप्यूटर मनुष्य करते हैं। पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क था उसका नाम क्या है? ये सब आपके सिलेबस में है। कंप्यूटर नेटवर्क था पहला, उसका नाम ये था। और ये क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेट। एडवांस रिसर्च एंड दिस वन प्रोजेक्ट्स और एजेंसी नेट। ये लिख लीजिएगा आप कहीं, ताकि आपको ध्यान रहे कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था और ये कब पेश किया गया था। अराउंड 1969 में पेश किया गया था। और इसका क्या यूज क्या था? ये जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेट है, इसका मेन यूज था रिसर्च और एजुकेशन के लिए। शैक्षणिक और जो अनुसंधान है वही इसका उद्देश्य था। पन्ना की हीरे की खाने किस सीरीज से संबंधित है? ये इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है किसी टेस्ट में, ये रिवीजन पर्पज के लिए डाल दिया है, ताकि आपको पन्ना के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कौन सी खाने हैं, किस सीरीज की है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। अक्सर आते हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन। तवा बांध और मदाई आरक्षित वन कहाँ स्थित है? एक तो तवा बांध और मदाई, ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? अब दोनों में से आपको एक भी आता है तो देखिए, तवा बांध कहाँ है? तवा बांध होशंगाबाद में है। होशंगाबाद जो आजकल नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम बन गया है, ये शायद बनाया था इसको फरवरी 2022 में। तो अब यहाँ पे है होशंगाबाद या नर्मदापुरम। और ये जो मदाई रिजर्व फॉरेस्ट है, ये भी यहीं पे है। इसका जो एक आपने पढ़ा होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तवा जलाशय, बोरी वन जीव अभ्यारण्य, ये उसी का ही पार्ट है। होशंगाबाद नहीं हो, नर्मदापुरम हो तो भी आप सही कर दीजिएगा। सीहोर किन नदियों के संगम पर स्थित है? सीहोर है, वहां पे कौन सी नदियों का संगम होता है? सीहोर में दो नदियों का संगम पे स्थित है, सिवान और लतिया। सिवान और लतिया नदियों के संगम पे स्थित है। सीहोर कहाँ पड़ता है? सीहोर मैप में देखिएगा, ये मालवा रीजन में है, जो विंध्याचल रेंज है उसकी तलहटी में है, ये डिस्ट्रिक्ट है ये। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसका, पार्वती रिवर। पार्वती रिवर, ये स्पेलिंग हो गई इधर उधर थोड़ी देख लीजिएगा। पार्वती रिवर है पार्वती नदी, और पार्वती रिवर है जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल नदी की सहायक नदी है पार्वती, वो भी यहीं से निकलती है, सीहोर से। सीहोर काफी जिलों से घिरा हुआ है, 7-8 जिलों से घिरा हुआ है सीहोर। इसके आसपास देखेंगे आप तो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, या फिर देवास है, राजगढ़ है, हरदा है, शाजापुर है, ये सभी सीहोर के चारों तरफ है। तो कई बार इसका क्वेश्चन नदियों के संगम का पूछ लिया जाता है, तो सिवान और लतिया। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो वो भी सीहोर से निकलती है। और सीहोर कितने जिलों से घिरा हुआ है, या कौन कौन से जिले हैं, तो ये जरूर पढ़िएगा, इस पे क्वेश्चन आता है। चिड़ीको झील कहाँ स्थित है? चिड़ीको झील है, ये एक नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये पर्यटकों के लिए काफी अट्रैक्टिव प्लेस कह सकते हैं। वहां पे है नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और चिड़ीको झील ये नरसिंहगढ़ में है।
नरसिंहगढ़ है, जो नहीं पता तो ये राजगढ़ जिले में है। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम क्या है? गुना में है मल्हारगढ़ किले में एक बावड़ी है, इसका नाम क्या है? ये काफी फेमस स्टेप वेल है, बावड़ी है, इसका भी ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा जरूर। ये दोयाला बावड़ी है, ये मल्हारगढ़ किले में ही है जो गुना जिले में है, और इसके आसपास कई कक्ष हैं, कई देवी देवताओं की निर्मित मूर्तियां वगैरह वहां पे। इसका आंसर है दोयाला बावड़ी, मल्हारगढ़ के किले में, गुना में है। दूध धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दूध धारा और दुर्गा धारा ये वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है? दूध धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में है। जो हिंदू पौराणिक मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंग जो महर्षि दुर्वासा थे, उन्होंने दूध धारा जलप्रपात के पास तपस्या किया था, और मंदिर आश्रमों से घिरा हुआ है ये दूध धारा वाटरफॉल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? भोपाल के सबसे नजदीक इनमें से कौन सी नदी बहती है? भोपाल के सबसे नजदीक जो इनमें से नदी है बेतवा रिवर है, भोपाल के सबसे नजदीक बहती है बेतवा नदी। मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है, रायसेन में कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन जिले में कुमरा गांव से निकलती है, और ये उसके बाद आगे जाके उत्तर प्रदेश में भी एंटर करती है बेतवा, और फिर यमुना में मिल जाती है ये। बेतवा अपने साथ में पूर्वी मालवा पठार है उसका पानी ले जाती है। इसकी कई बार ट्रिब्यूटरीज पूछ ली जाती है बेतवा की, तो हलाली और धसान, ये दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं बेतवा रिवर की, ये भी ध्यान रखिएगा। भोपाल सबसे निकट भोपाल के बेतवा नदी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो उसमें एक जामिनी है, बेतवा है, चंबल है। हालांकि जामिनी का तो चल रहा है, वो लगभग 87 या 80 किलोमीटर का है, जो अवरोध है उत्तर प्रदेश उसको क्लेम करता है। आगे कहीं क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में बताएंगे। रानी अवंतीबाई ने किस अंग्रेज शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? रानी अवंतीबाई राजा विक्रमादित्य थे, उनसे इनकी शादी हुई थी। और देखिए इनके जो पिताजी थे उनके यही थी, वारिस नहीं थे, तो बाद में इनकी शादी हुई राजा विक्रमादित्य से, और वो बीमार रहने लगे, तो इन्होंने ही फिर वो राज्य को संभाला। और लॉर्ड डलहौजी ने, ये शायद आपको नहीं पढ़ा, आपके सिलेबस में है, लॉर्ड डलहौजी नहीं है आपके सिलेबस में, तो नहीं है इंडियन हिस्ट्री, लेकिन जो यूपीएससी का उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसमें है ये सिलेबस में। तो लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़पने की नीति। उसमें यही था कि अगर किसी राज्य में वारिस नहीं है, और भी कई रीजन थे, लेकिन एक रीजन ये भी था कि किसी का राजा का वारिस नहीं है तो उसको हड़प लेते थे। और यही वजह थी कि जब रानी अवंतीबाई के ये इनके जो पति थे राजकुमार विक्रमादित्य, वो बीमार रहने लगे, बाद में इस राज्य को इन्होंने हड़प लिया था, इनका राज्य हड़प लिया था। और उसके बाद से इनके मन में जो अंग्रेजों को लेकर काफी गुस्सा कहें या इस तरीके का था, नाराजगी। और जब इनके पति की मृत्यु हुई उसके बाद फिर उन्होंने अंग्रेजों से बदला भी लिया। कई बार पूछा जाता है कि रानी अवंतीबाई किस तरह की युद्ध पद्धति में माहिर थी, तो छापामार युद्ध पद्धति है उसमें माहिर थी। और इनकी लड़ाई, इन्होंने जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स हैं उनको भगा दिया था वहां से, और फिर बाद में रामगढ़ की ओर कूच कर गई थी। डिटेल में पढ़िएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें।
23 नवंबर 1857 को मंडला के पास इनका काफी भीषण युद्ध हुआ था और जो मंडला का अंग्रेज था, डिप्टी कमिश्नर था, वहां पे उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन बाद में उसको मंडला छोड़ के भागना पड़ा था और ये कोर्ट ऑफ जो वार्ड्स है उसको इन्होंने कब्जे में ले लिया था। बाद में जो जबलपुर का कमिश्नर था उन्होंने इनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया, युद्ध शुरू कर दिया था। और जो कहते हैं कि हमारे अपने ही रहते हैं, वो जो एक कहावत है, तो एक नरेश थे यहीं के, तो ये अंग्रेजों से मिलकर बाद में उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी जब अंग्रेज इनके खिलाफ लड़ रहे थे। कविराज राजा भोज द्वारा रचित निम्न ग्रंथों में से उनका ग्रंथ कौन सा नहीं है? राजा भोज का कौन सा इनमें से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है? देखिए, मालविका अग्निमित्रम ये राजा भोज का लिखा हुआ नहीं है। ये तीनों याद कर लीजिएगा, ये तीनों हैं, ये राजा भोज के लिखे हुए हैं। ये जो लिखा है ये कालिदास का लिखा हुआ है, मालविका अग्निमित्रम। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी, इस वंश के संस्थापक कौन थे? कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी और इस वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, कलचुरी वंश के संस्थापक ये थे कोकल, और इनके बारे में जो विलहारी लेख है, विलहारी लेख, उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने दक्षिण में कृष्णराज एवं उत्तर में भोज को अपने दो कीर्ति स्तंभ के रूप में स्थापित किया था। मालवा के सुल्तानों ने किस स्थान पर हिंडोला महल, जहाज महल एवं रानी रूपमती के महल का निर्माण किया था? मालवा के सुल्तानों ने कहां पे हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती के महल का निर्माण किया था? मालवा के सुल्तानों ने धार में, मांडू में किया था। ये सब मांडू में किया था, इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि इसमें धार भी दे रखा है, चेक करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थल में से सम्राट अशोक का शिलालेख कहाँ पे नहीं मिला है? सम्राट अशोक का जो शिलालेख है ये दतिया में है, रूपनाथ जबलपुर में है, या सांची रायसेन में है, पनगुड़िया सीहोर में है, बरहूत और सारोबारो इसमें भी है, लेकिन विदिशा और भोपाल में नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर है। मांडू में चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? मांडू में ही चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में महमूद शाह ने इसका निर्माण करवाया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको जिनको टेस्ट नहीं मिले हैं, वो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उनको आज टेस्ट सेंड कर दिए जाएंगे। ये आप निश्चिंत रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।